हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए एनालिसिस के बेस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एनालिसिस 1 सितंबर एनालिसिस के बेस्ड पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम 3 अगस्त के लिए 3 सितंबर के लिए देखने वाले हैं। 3 सितंबर के लिए, ठीक है। तो अब से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके आप हमें बता दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको एनालिसिस करने का जो तरीका है ये मेरा, क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो एक कमेंट प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपको डेली वाइज यानी डेली के डेली आपको एसएससी एमटीएस का यहाँ एनालिसिस और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको साथ के साथ दी जा रही है। तो पीडीएफ के लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ और कैसे मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये पूछ रहा है घराने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, जो कि 1 सितंबर में देखा गया कि घराने से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि विश्व विश्व प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। विश्व प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक हैं। किस कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो किस घराने से बिलोंग करते हैं ये आपके पंडित बिरजू महाराज जी? किस घराने से करते हैं? पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो आपका लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज जो है आपका लखनऊ घराने से संबंध हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज। बात करें इसके डिटेल क्वेश्चन के बारे में तो आगे बात करते हैं कि लखनऊ घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। यानी लखनऊ घराना जो है आपको पंडित बिरजू महाराज जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं तो इसको पूरब घराना भी कहा जाता है। तो अगर आपके आने वाले शिफ्टों में इसको पूरब घराना किससे संबंधित है तो आप बिरजू महाराज बताएंगे, आप बिरजू महाराज भी याद रखेंगे, यानी पूरब घराना भी याद रखेंगे। इसके संस्थापक जो हैं वो आपका हस्सू, हद्दू और नत्थू खान है। क्या क्या है? पूरब घराना या फिर लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं वो आपके हस्सू, हद्दू और नत्थू खान है। तो आपके इनके संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे भाई। तो लखनऊ घराने से संबंधित जो है वो शंभू महाराज, जय किशन महाराज और बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, मतलब ज़्यादातर जो महाराज हैं ये आपके किस घराने से संबंध रखते हैं? आपके लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। कथक नृत्य 4 घराने, कथक नृत्य जो है वो 4 घरानों में बटा है। लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस, रायगढ़ और क्या बताया मैंने कि लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराने हैं भाई। ये 4 कथक नृत्य हैं भाई, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिखाया गया है कि पद्म भूषण से सम्मानित अलारमेल अलारमेल वल्ली भारत की एक नृत्यांगना है। कि कौन से नृत्य की एक नृत्यांगना है? कौन? अलारमेल वल्ली। कौन हो जाएगा ये? अलारमेल वल्ली जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है भाई। क्या एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है अलारमेल मल्ली, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। सम दिखाया गया है कि पूर्णिमा मजूमदार, स्वाति महालक्ष्य और रोहितन कामा भरतनाट्यम से संबंधित हैं। क्या बताया मैंने? अलारमेल मल्ली तो है ही आपके इससे भरतनाट्यम से, और उसके अलावा पूर्णिमा मजूमदार, स्वाति महालक्ष्य, रोहिणीटन कामा भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और आपको मोहिनी आट्टम से एक प्रसिद्ध नाम आता है आपका नीना प्रसाद। कथक से प्रसिद्ध नाम आता है आपका प्रेरण श्री माली। क्या हो जाएगा? प्रेरण श्री माली। और कथकली से आपका कनक रेले, रीता गांगुली सी बी ए संबंध रखती हैं। कथक से कौन? कनक रेले और रीता गांगुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ये, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने ये वीडियो में करा दिया है। और सारे के सारे लोक नृत्य और आपका जितने भी नृत्य होते हैं मैंने सारे वीडियो में कवर करा दिया है। आपका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल की प्रोफाइल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अनुच्छेद से रिलेटेड भी मैंने पूरे के पूरे अनुच्छेद एक
छोटे से वीडियो में कवर करा रखे हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं और वहाँ से उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कर्नाटक का एक नृत्य पूछा गया है इसमें, कर्नाटक का एक नृत्य बताओ, तो क्या हो जाएगा, राउफ कर्मा लावा या फिर बया लाता, या फिर हो जाएगा बया लता। तो बया लता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो एक नृत्य है वो उसमें बया लता, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बात करें राउफ कहाँ का है भाई, राउफ कहाँ का है, तो राउफ हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर का। राउफ जो हो जाएगा वो आपका जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। कर्मा आपका झारखंड का है और लावा आपका लक्षद्वीप का है। क्या हो जाएगा, लावा आपका लक्षद्वीप का है। ठीक है, कर्नाटक के बारे में बात करूँ तो और नृत्य हैं आपके, जैसे गरुड़ी हुआ, मधुलोपाया हुआ, कृष्ण परिजात हुआ, कृष्ण परिजात हुआ, ये आपका कहाँ का नृत्य है, आपका कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा भाई। ठीक है, आप याद भी रखेंगे ये। एक क्वेश्चन वाद्य यंत्र से भी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस हुआ, सीपी हुआ, जीडी हुआ, ये जैसे एग्जाम है तो इसमें वाद्य यंत्र से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से उनको रिवाइज या याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें दिखाया गया कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्या बताया, उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो बताओ जरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सारंगी से संबंधित है। क्या हो जाएगा, सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद सुल्तान खान जो हैं वो आपके सारंगी से संबंधित हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सारंगी से और इस उस्ताद सुल्तान खान के अलावा और कौन संबंध रखता है, तो अब्दुल लतीफ़ खान सारंगी बजाते हैं, साबर खान वे भी सारंगी से संबंधित हैं। तो आपको 3 नाम याद होने चाहिए, उस्ताद सुल्तान खान और आपका अब्दुल लतीफ़ खान और साबर खान जो है सारंगी से संबंध रखते हैं। एक तबला वादक है, तबला वादक एक मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपका चतुरलाल। बांसुरी है आपका चेतन जोशी और ड्रम बजाने वाले आपका तन्मय मुखर्जी। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा जा गया है, तो रिवाइज क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ड्रम बजाने वाले को तन्मय मुखर्जी को हम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन में आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, देखो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और एक प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, एक कमेंट ज़रूर कर देना आपको कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जैसा भी आप मुझे फीडबैक देना चाहें आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की छठ पूजा है किस देवता को समर्पित है, बिहार की जो छठ पूजा है वो किस देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो आगे आपके एमटीएस में आने की संभावना पूरी रखता है। तो किस देवता को समर्पित है, विष्णुदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव या फिर सूर्यदेव। तो आपका जो छठ पूजा है आपका सूर्यदेव को समर्पित है भाई। किसको, बिहार में छठ पूजा होती है। आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि छठ पूजा जो है वो किस राज्य में होती है, तो आपको बताना है कि बिहार राज्य में होती है भाई। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे कि छठ पूजा कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह 4 दिन तक चलती है, 4 दिन लगातार चलती है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खारना, तीसरा दिन जो मुख्य होता है अर्ध्य सूर्य और चौथा दिन उगते सूरज की पूजा की जाती है भाई। क्या होती है, देखो उसमें आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 4 दिन तक मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठ पूजा 4 दिन तक मनाई जाती है, उसमें दूसरे दिन का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है कि दूसरे दिन का नाम खरना है। क्या पूछा जा सकता है, तीसरे दिन का नाम बताइए, तो अर्ध्य सूर्य हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है कि चौथे दिन क्या होता है, तो उगते सूरज की पूजा की जा सकती है। पूछ सकता है कि पहले दिन का नाम बताइए छठ पूजा में, तो नहाए खाए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था कि नहाए खाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्रिकेट में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्क्वायर लेग, क्या बताया मैंने, स्क्वायर लेग, ये क्रिकेट का कुछ लेना देना नहीं है। स्क्वायर लेग कुछ नहीं होता आपका, गली कुछ नहीं होता आपका, फाइन लेग कुछ नहीं होता, मिड लेग होता है। क्या होता है, मिड लेग होता है भाई। क्या हो जाता है इसका मिड लेग, क्रिकेट में मिड लेग का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि डॉलर बिहू,
क्या बताया, डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा की गई थी। डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीयों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या फिर खुशवंत सिंह, या फिर खुशवंत सिंह। तो किरण देसाई जो है वो नहीं लिखी गई थी, ये गलत हो जाएगा आपका। अरुंधति रॉय ने भी नहीं लिखा, ये भी गलत। खुशवंत सिंह आपका गलत हो जाएगा। किसने लिखी थी, सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें आगे। पेरिस का मुख्यालय यानी क्या बताया, क्या निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो किसका मुख्यालय स्थित, तो यूनेस्को का जो है वो पेरिस में उसका मुख्य हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका, मतलब यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय भाई। ठीक है, बात करें इसके आगे कि NICDIT यानी निगडिट जो है, यानी NICDIT का विस्तृत रूप क्या है, का विस्तृत रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंशन ट्रस्ट। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। क्या बताया मैंने, NICDIT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाई। सही है, पूर्ण रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन देखा था, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में एक भावना है। क्या है, एक भावना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पूर्वजों की पूजा का त्योहार, या फिर संगीत, वाद्य यंत्र, कठपुतली रूप, या फिर थिएटर रूप, या फिर थिएटर रूप। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थिएटर रूप है भाई। एक भावना क्या है, एक थिएटर रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। दशावतार जो है वो महाराष्ट्र और गोवा का भावना है। भवाई जो है वो आपका गुजरात हो जाएगा। तमाशा आपका एक थिएटर रूप है, ये आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा। और स्वांग राजस्थान में, और हरियाणा यूपी, और हरियाणा यूपी में, मतलब स्वांग जो होता है वो राजस्थान थिएटर रूप होता है, हरियाणा में स्वांग होता है, और यूपी में भी स्वांग होता है थिएटर रूप में। ठीक है, और यक्षगान आपका कर्नाटक में होता है। तो आप याद रखेंगे ये सारे के सारे थिएटर रूप हैं भाई। ठीक है, बात करें आगे, तो भारत के संविधान का अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है। भारत के संविधान का स्रोत किसे माना जाता है। तो आपका उच्चतम न्यायालय नहीं है, सरकार नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, जनता को माना जाता है। किसको, जनता इसका राइट आंसर जाता है। संविधान का जो अधिकार का स्रोत है, संविधान के अधिकार का स्रोत है वो आपकी जनता को माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। प्रथम आम चुनाव जो है वो आपके किस वर्ष हुए थे भाई, तो 1951 से 52 में हुए थे। क्या कब हुए थे, 1951-52 में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच्छेदनीयता का सिद्धांत जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसे निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में जाना जाता है। उसे निम्नलिखित रूप में किस रूप में जाना जाता है भाई आपका, तो हो जाएगा आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे, आगे के क्वेश्चन बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था, तो 2019 में किया गया था। कब, 2019 में किया गया था बीजेपी की सरकार में भाई। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम बता सकते हैं आप, गिरीश मुर्मू था। क्या बताया था, गिरीश मुर्मू इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, यानी उपराज्यपाल जो थे पहले जम्मू और कश्मीर के, तो गिरीश मुर्मू। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, RK माथुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, RK माथुर। ठीक है, अब इन्हें भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का प्रकार नहीं है। संसदीय प्रश्न का प्रकार नहीं है, तारांकित प्रश्न नहीं है, मतलब है ये, तो क्या रहेगा, है।
आपका अंतरांकित प्रश्न ये भी है, आपका अल्प सूचक प्रश्न ये भी है, आपका दीर्घ सूचना प्रश्न कुछ नहीं होता भाई। क्या होता है? दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं होता। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ सूचना प्रश्न कुछ नहीं होता। ठीक है, बात करें इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है आपका एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। क्या बताया मैंने? एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। इसके बारे में बात करूं तो एकल एकीकृत प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। न्यायिक प्रणाली को लोकतंत्र का प्रहरी या संरक्षक भी कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत जो है आपके यूएसए से लिया गया है। बात करूं मैं आगे के क्वेश्चन की, इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन जो है, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड का गठन जो है वो किसके तहत किया गया था? किसके तहत किया था? वायु अधिनियम 1981 में, या जल अधिनियम 1974 में, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 यानी 1997 में। ठीक है, बताओ जरा कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल अधिनियम 1974 में, यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करें इसके आगे के क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुरकोटड़ा जो है का एक क्या बताया मैंने? पुरातात्विक स्थान जो है, पुरातात्विक स्थान किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थान किस राज्य में स्थित है सुरकोटड़ा? तो आपका राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक, हरियाणा। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो राजस्थान में नहीं है, आपका कर्नाटक में भी नहीं है और आपका हरियाणा में भी नहीं है। तो कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटड़ा जो पुरातात्विक स्थान जो है वो आपका गुजरात में स्थित है भाई। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूँ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिखाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है, इनमें से कौन सी विशेषता? तो क्या वेदों के अधिकार की अस्वीकृति? गलत। अच्छे कार्य में विश्वास, दोनों ही धर्म अच्छे कार्य में विश्वास करते हैं। जीवित प्राणियों को गैर चोट पहुंचाना, दोनों ही पहुंचाते हैं। यानी ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है, तीनों सेम है। इसमें सेम क्या नहीं है? आचरण और आत्मा मृत्यु का चरम रूप जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विभिन्न है, यानी भिन्न है। ये अलग करती है भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। तो गुड़ी, परवू, बिट्टी या फिर कडू, या फिर कडू। तो बिट्टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य में वसूली के नगद न करके जबरन रूप में की जाती थी बिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट्टी भाई। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करते हैं तो चोल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो विजाल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका तरी गुराई टैक्स जो लाहे पर लगता था ये भी आप याद रखेंगे, और आपका वर्णपराय टैक्स धोबी पर लगता था ये भी आप याद रखेंगे, और संगम कर जो है वो व्यापार पर लगता था। ये मैंने बताया कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजाल्य ने की थी, याद रखेंगे। आपका जुलाहे पर कौन सा टैक्स लगता था? दरी गुराई याद रखेंगे आप, तरी गुराई याद रखेंगे। और आपका धोबी पर कौन सा टैक्स लग रहा था? तो आपका वन्यपराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोबी पर लगने वाले टैक्स का नाम था वन्यपराय। ठीक है, और व्यापार पर टैक्स लगने वाले का नाम था संगम कर। क्या हो जाएगा? संगम कर। बात करें इसके आगे कि मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली कौन सी है? मुगल काल में लोकप्रिय उद्यान की शैली कौन सी है भाई? दीवारों वाला बगीचा। क्या बताया? दीवारों वाला बगीचा नहीं, गलत बात है। खुला समा गलत है। आपको उपरोक्त में से कौन नहीं, ये भी गलत है। तो चहार बाग कहा जाता था उनको। दीवारों मुगल काल में लोकप्रिय उद्यान की जो शैली है वो क्या बताया था? चहार बाग। क्या बताया था? चहार बाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था भाई?
मोरोपंथ तांबे से हुआ था, नहीं गलत है। पेशवाजी बाजीराव से हुआ था, नहीं मस्तानी से हुआ था। तात्या टोपे, ये भी गलत है, तात्या टोपे का भी इससे नहीं हुआ था। इसका हुआ था महाराज, क्या किससे हुआ था, महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। क्या होता, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव, और समाधि स्थल जो है आपका ग्वालियर के फूलबाग में है, ग्वालियर के फूलबाग में है भाई, ठीक है। समाधि स्थान जो है आपका, यह स्थल स्थल मान लीजिए आप, समाधि स्थल जो है आपका ग्वालियर के फूलबाग में है। इनकी मृत्यु 17 जुलाई 1858 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, 17 जुलाई 1858 में हुई थी, ठीक है। बात करें इसके आगे क्वेश्चन में, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता की शुरू की थी जिसने राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग किया था। राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग किया था, अलग किया था भाई, किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। उस गवर्नर का नाम क्या है, कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, ठीक है। बात करें इसके आगे के क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक कौन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे रसीला बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो हर एग्जाम में देता ही देता है। किसी भी सेक्टर में ले जाओ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, सीपीओ, चाहे जिसमें ले जाओ, ये क्वेश्चन इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी भूदान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है आपका, विनोबा भावे के से अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से पूछा जाना है आपके किसी ना किसी हर एक एग्जाम में एसएससी के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो क्या बताया कि भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक का नाम पूछा गया है इसमें, तो महात्मा गांधी है, नहीं है भाई। ताराबाई शिंदे नहीं है, आत्माराम जोशी नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, विनोबा भावे थे। क्या थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे। या मतलब भूदान आंदोलन के जो संस्थापक थे आपका विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंदोलन पोचमपल्ली गांव में हुआ था 1951 में। क्या बताया था, पोचमपल्ली गांव में 1951 में चला था भाई। तो ग्रामदान आंदोलन 1954 में चला था। क्या बताया, एक तो भूदान आंदोलन था जो आपकी 1951 में चला, एक ग्रामदान आंदोलन है जो आपका 1954 में चला था भाई, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वायसराय के दौरान की गई थी। तो आपका नॉर्थ ब्रुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल रहा है, नॉर्थ ब्रुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे भाई। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या रहा, आपको याद रखना होना चाहिए, 4 साल तक कार्यकाल इनका था, 1880 से 84 तक। और मेयो जो वायसराय थे आपको 1869 से 1872 तक था, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे भाई, सही है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए, वीडियो की अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड हो जाता है। और वीडियो को पूरा अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से आप कमेंट किए बिना आप बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं, मतलब वीडियो को बंद नहीं करेंगे। प्लीज़ एक कमेंट आप मुझे कर सकते हैं, एक कमेंट में आप लोगों को कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन देने के का मुझे एक उत्साह मिलता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपसे विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। केवल आपसे एक एक चीज़ मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, बस इतना ही कर दो। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे ना तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना भाई, ठीक है।